हाय गाइज, महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2007 और 2006 आज डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 2007 का अधिनियम संख्यांक 6 10 जनवरी 2007 बाल विवाहों के अनुष्ठान के प्रतिषेध और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के 57 वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। फर्स्ट, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और यह भारत से बाहर तथा भारत के परे भारत के सभी नागरिकों को भी लागू होता है। परंतु इस अधिनियम की कोई बात पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र के रेनेसाओं को लागू नहीं होगी। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न भिन्न राज्यों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। और किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने यदि पुरुष है तो 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि नारी है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। बाल विवाह से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई बालक है। विवाह के संबंध में बंधन में आने वाले पक्षकार के पक्षकारों में से कोई भी ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है जिसका विवाह उसके द्वारा अनुष्ठापित किया जाता है या किया जाने वाला है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के अंतर्गत धारा 16 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी है। जिला न्यायालय से अभिप्रेत है ऐसे क्षेत्र में जहां कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 यानी कि 1984 का 66 की धारा 3 के अधीन स्थापित कुटुंब न्यायालय विद्यमान है। ऐसा कुटुंब न्यायालय और किसी ऐसे क्षेत्र में जहां कुटुंब न्यायालय नहीं है किंतु कोई नगर सिविल न्यायालय विद्यमान है, वहाँ वह न्यायालय और किसी अन्य क्षेत्र में आरंभिक अधिकारिता रखने वाला प्रधान सिविल न्यायालय और उसके अंतर्गत ऐसा कोई अन्य सिविल न्यायालय भी है जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करे जिसे ऐसे मामलों के संबंध में अधिकारिता है जिनके बारे में इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जाती है। अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में व्यस्तता अधिनियम 1875 का 9 के उपबंधों के अधीन यह माना जाता है कि उसने व्यस्तता प्राप्त नहीं की है। बाल विवाहों का बंधन में आने वाले पक्षकार के जो बालक हैं विकल्प पर शून्यकरणीय होना। प्रत्येक बाल विवाह जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठापित किया गया हो, विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के जो विवाह के समय बालक था विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। परंतु किसी बाल विवाह को अकृत्यता की डिक्री द्वारा बातिल करने के लिए विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार द्वारा ही जो विवाह के समय बालक था जिला न्यायालय में अर्जी फाइल की जा सकेगी। यदि अर्जी फाइल किए जाने के समय अर्जीदार अवयस्क है तो अर्जी उसके संरक्षक या वाद मित्र के साथ साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की मार्फत की जा सकेगी। इस धारा के अधीन अर्जी किसी भी समय किंतु अर्जी फाइल करने वाले बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूरे करने से पूर्व फाइल की जा सकेगी। इस धारा के अधीन अकृत्यता की डिक्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय विवाह के दोनों पक्षकारों और उनके माता पिता या उनके संरक्षकों को यह निर्देश देते हुए आदेश करेगा कि वे यथास्थिति दूसरे पक्षकार उसके माता पिता या संरक्षक को विवाह के अवसर पर उसको दूसरे पक्षकार से प्राप्त धन, मूल्यवान वस्तुएं, आभूषण और अन्य उपहार या ऐसी मूल्यवान वस्तुओं, आभूषणों, अन्य उपहारों के मूल्य के बराबर रकम और धन लौटा दे। परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि संबंध पक्षकारों को जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और वह कारण दर्शित करने के लिए ऐसा आदेश क्यों नहीं पारित किया जाए सूचनाएं न दे दी गई हों। बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध। धारा 3 के अधीन डिक्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय बाल विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार को और यदि ऐसे विवाह के बंधन में आने वाला पुरुष पक्षकार अवयस्क है तो उसके माता पिता
या संरक्षक को विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार को उसके पुनर्विवाह तक भरण पोषण का संदाय करने के लिए निर्देश देते हुए अंतरिम या अंतिम आदेश भी कर सकेगा। संदेह भरण पोषण की मात्रा का उदाहरण जिला न्यायालय द्वारा बालक की आवश्यकताओं, अपने विवाह के दौरान ऐसे बालक द्वारा भोगी गई जीवन शैली और संदाय करने वाले पक्षकार की आय के साधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। भरण पोषण की रकम का मासिक या एकमुश्त राशि के रूप में संदाय करने का निर्देश दिया जा सकेगा। यदि धारा 3 के अधीन अर्जी देने वाला पक्षकार विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार है तो जिला न्यायालय उसके पुनर्विवाह तक उसके निवास के लिए उपयुक्त आदेश भी कर सकेगा। बाल विवाह से जन्मे बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा। जहां बाल विवाह से जन्मे बालक हैं वहां जिला न्यायालय ऐसे बालकों की अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश करेगा। इस धारा के अधीन किसी बालक की अभिरक्षा के लिए कोई आदेश करते समय बालक के कल्याण और सर्वोत्तम हितों पर जिला न्यायालय द्वारा सर्वोपरि ध्यान दिया जाएगा। बालक की अभिरक्षा के लिए किसी आदेश में दूसरे पक्षकार के ऐसे बालक तक ऐसी रीति से जो बालक के हितों को सर्वोत्तम रूप से पूरा करती है पहुंच के लिए समुचित निर्देश और ऐसे अन्य आदेश जो जिला न्यायालय बालक के हित में उचित समझे सम्मिलित हो सकेंगे। जिला न्यायालय विवाह के किसी पक्षकार या उनके माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक के भरण पोषण का उपबंध करने के लिए समुचित आदेश भी कर सकेगा। बाल विवाहों से जन्मे बालकों की धर्मजिता। इस बात के होते हुए बाल विवाह धारा 3 के अधीन अकृतता की डिक्री द्वारा बातिल कर दिया गया है। डिक्री किए जाने से पूर्व ऐसे विवाह से जन्मा या गर्भाहित प्रत्येक बालक, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात पैदा हो, सभी प्रयोजनों के लिए धर्मज बालक समझा जाएगा। जिला न्यायालय की धारा 4 और धारा 5 के अधीन जारी किए गए आदेशों को उपांतरित करने की शक्ति। जिला न्यायालय को धारा 4 या धारा 5 के अधीन और यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन है जो अर्जी के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय और अर्जी के अंतिम निपटारे के पश्चात भी किसी आदेश में जोड़ने, उसे उपांतरित प्रतिसंहरित करने की शक्ति होगी, वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए। धारा 3, धारा 4 और धारा 5 के अधीन अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में उस स्थान के ऊपर जहां प्रतिवादी या बालक निवास करता है या जहां विवाह अनुस्थापित किया गया था, जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया था, जहां अर्जीदार अर्जी पेश करने की तारीख को निवास कर रहा है, अधिकारिता रखने वाला जिला न्यायालय सम्मिलित होगा। बाल विवाह करने वाला पुरुष वयस्क के लिए दंड। जो कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा। बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड। जो कोई किसी बाल विवाह को संपन्न करेगा, संचालित करेगा, निर्दिष्ट करेगा या दुष्प्रेरित करेगा जब तक यह साबित न कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह विवाह बाल विवाह नहीं था, कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सके दंडनीय होगा, और जुर्माने से भी जो 1 लाख रुपए तक का हो सके दंडनीय होगा। बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड। जहां कोई बालक बाल विवाह करेगा वह ऐसा व्यक्ति जिसके भार साधन में चाहे माता पिता अथवा संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में अथवा अन्य किसी विधिपूर्ण या विधि विरुद्ध हैसियत में बालक है, जिसके अंतर्गत किसी संगठन या व्यक्ति निकाय का सदस्य भी है जो विवाह का संवर्धन करने के लिए कोई कार्य करता है या उसका अनुष्ठापित किया जाना अनुज्ञात करता है या उसका अनुष्ठान किए जाने से निवारण करने में उपेक्षापूर्वक असफल रहता है, जिसमें बाल विवाह में उपस्थित होना या भाग लेना सम्मिलित है, कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा, और जुर्माने से भी जो 1 लाख रुपए तक का होगा दंडनीय होगा, परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी। इस धारा के प्रयोजनों के लिए जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता या उपधारणा की जाएगी कि जहां अभ्यस्त बालक ने विवाह किया हो वहां ऐसे अभ्यस्त बालक का भार साधन रखने वाला व्यक्ति विवाह अनुष्ठापित किए जाने से निवारित करने में उपेक्षापूर्वक असफल रहा है। कतिपय परिस्थितियों में किसी अभ्यस्त बालक के विवाह का शून्य होना। जहां कोई बालक जो अभ्यस्त है विवाह के प्रयोजन के लिए विधिपूर्ण संरक्षक की देखरेख से बाहर लाया जाता है या आने के लिए फुसलाया जाता है या किसी स्थान से जाने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण साधनों से उत्प्रेरित किया जाता है या विक्रय किया जाता है और किसी रूप में उसका विवाह कराया जाता है, यदि अभ्यस्त विवाहित है और उसके पश्चात उस अभ्यस्त का विक्रय किया जाता है या दुर्व्यापार किया जाता है या अनैतिक प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जाता है, वहाँ ऐसा विवाह अकृत और शून्य होगा।
बाल विवाहों को प्रतिष्ठित करने वाला अध्यादेश जारी करने की न्यायालय की शक्ति। इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यदि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर या किसी व्यक्ति के परिवार के माध्यम से या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उल्लंघन में बाल विवाह तय किया जाता है, उसका अनुष्ठान किया जाने वाला है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे किसी व्यक्ति के जिसके अंतर्गत किसी संगठन का सदस्य या कोई व्यक्ति संगम भी है विरुद्ध ऐसे विवाह को प्रतिष्ठित करने वाला अध्यादेश निकालेगा। उपधारा 1 के अधीन कोई परिवार बाल विवाह या बाल विवाह का अनुष्ठान होने की संभावना से संबंधित व्यक्ति जानकारी या विश्वास का कारण रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त जानकारी रखने वाला किसी गैर सरकारी संगठन द्वारा किया जा सकेगा। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायालय किसी विश्वसनीय रिपोर्ट या सूचना के आधार पर स्वप्रेरणा से भी संज्ञान कर सकेगा। अक्षय तृतीया जैसे कतिपय दिनों पर सामूहिक बाल विवाहों के अनुष्ठापन का निवारण करने के प्रयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों के साथ जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को प्रदत्त है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी समझा जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाहों के अनुष्ठापन को रोकने या उनका निवारण करने की अतिरिक्त शक्तियां भी होंगी और इस प्रयोजन के लिए वो सभी समुचित उपाय कर सकेगा और अपेक्षित न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकेगा। उपधारा 1 के अधीन कोई भी आदेश किसी व्यक्ति या किसी संगठन के सदस्य या व्यक्ति संगम के विरुद्ध तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि न्यायालय ने यथास्थिति ऐसे व्यक्ति संगठन के सदस्यों या व्यक्ति संगम को पूर्व सूचना न दे दी हो और उसे या उनको अध्यादेश निकालने जाने के विरुद्ध हेतु प्रदर्शित करने का अवसर न दिया हो, परंतु किसी अत्यावश्यकता की दशा में न्यायालय को इस धारा के अधीन कोई सूचना दिए बिना अंतरिम अध्यादेश निकालने की शक्ति होगी। उपधारा 1 के अधीन जारी किए किसी व्यादेश के ऐसे पक्षकार को जिसके विरुद्ध व्यादेश जारी किया गया था सूचना देने और सुनने के पश्चात पुष्टि की जा सकेगी या उसे निष्प्रभाव किया जा सकेगा। न्यायालय उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए किसी व्यादेश को या तो स्वप्रेरणा पर या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित कर सकेगा। जहां कोई आवेदन उपधारा 1 के अधीन प्राप्त होता है वहां न्यायालय आवेदक को या तो स्वयं या अधिवक्ता द्वारा अपने समक्ष उपस्थित होने का शीघ्र अवसर देगा। यदि न्यायालय आवेदक को सुनने के पश्चात आवेदन को पूर्णतः या भागतः नामंजूर करता है तो ऐसा करने के अपने कारणों को उल्लेखबद्ध करेगा। जो कोई यह जानते हुए कि उसके विरुद्ध लगभग उपधारा 1 के अधीन व्यादेश जारी किया गया उस व्यादेश की अवज्ञा करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा, परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी। व्यादेशों के उल्लंघन में बाल विवाह का शून्य होना। धारा 13 के अधीन जारी किए गए व्यादेशों के उल्लंघन में चाहे वो अंतरिम हो या अंतिम अनुष्ठापित किया गया कोई बाल विवाह प्रारंभ से ही शून्य होगा। अपराधों का संज्ञेय और अजमानवीय होना। दंड प्रक्रिया संहिता 1974 का 2 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संपूर्ण राज्य या उसके ऐसे भाग के लिए जो उस अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के नाम से ज्ञात किसी अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगी जिसकी अधिकारिता अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों पर होगी। राज्य सरकार समाज सेवा में विख्यात किसी स्थानीय सामान्य सदस्य या ग्राम पंचायत या नगर पालिका के किसी अधिकारी से या सरकार के अथवा किसी पब्लिक सेक्टर के उपक्रम में किसी अधिकारी से या किसी गैर सरकारी संगठन के किसी पदाधिकारी से बाल विवाह प्रतिषेध पर अधिकारी की सहायता करने के लिए अनुरोध कर सकेगी और यथास्थिति ऐसा सदस्य अधिकारी या पदाधिकारी तदनुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह बाल विवाहों के अनुष्ठान का ऐसी कार्रवाई करके जो वह उचित समझे निवारण करे। इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य संग्रह करे। बाल विवाह के अनुष्ठापन का संवर्धन करने सहायता देने या होने देने में अंतर्वलित न होने के लिए व्यष्टिक मामलों में सलाह दे या क्षेत्र के निवासियों को साधारणतया परामर्श दे। बाल विवाह के परिणाम स्वरूप होने वाली बुराई के प्रति जागरूकता पैदा करे। बाल विवाह के मुद्दे पर समाज को सुग्राही बनाए। ऐसे नियतकालिक विवरणियां और आंकड़े दो जो राज्य सरकार निर्देशित करे और ऐसे अन्य कृत्य और कर्तव्यों का निर्वहन करे जो राज्य सरकार द्वारा उसे समुदेशित किया जाए। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां विनिहित कर सकेगी जो अधिसूचना के निर्दिष्ट की जाए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी ऐसी शक्तियों का ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना के विनिर्दिष्ट की जाए प्रयोग करेगा।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को धारा 4, धारा 5, धारा 13 के अधीन और धारा 3 के अधीन बालक के साथ आदेश के लिए न्यायालय को आवेदन करने की शक्ति होगी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को लोक सेवक होना। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दंड संहिता 1807 का धारा 45 की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। श्रद्धापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। इस अधिनियम का तद्दीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण से सद्भावना पूर्वक की गई या किसी जाने के लिए आसित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी। नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। 1955 के अधिनियम संख्यांक 25 का संशोधन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधिनियम संख्या 25 का संशोधन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 18 के खंड क के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात धारा 5 के खंड 3 में विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन की दशा में कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से। निरसन और व्यावृत्ति। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 का 19 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। ऐसे निरसन के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारंभ पर उस अधिनियम के अधीन लंबित या जारी सभी मामले और कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और निरसित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार निपटाई जाएगी मानो यह अधिनियम पारित न हुआ हो।